तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है प्रीलिम्स का कब, 28 मई को, और इसमें 100 क्वेश्चन आए। कितने? 100। और उसमें से 26 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, अच्छी खासी संख्या थी। और 26 में से 22 क्वेश्चन वो सब थे जो मैंने आपको बताए थे अलग अलग वीडियोस में। तो ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं कुछ डार्क में, वो सब क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे टकराए हैं शानदार ढंग से। अब आप कहेंगे कि तो कोई भी कह सकता है कि हमारे इतने क्वेश्चन टकराए, तो मैं सबका सबूत देता हूँ आपको और समीक्षा के तौर पर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन क्या आए हैं। ठीक है, तो ये सेट डी का क्वेश्चन है और नंबर 1 क्वेश्चन है एमएसएमई के बारे में, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसका क्या क्वेश्चन कहता है कि एमएसएमई जिसका निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच हो वो मध्यम उद्यम कहलाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मध्यम उद्यम वाले, उसकी परिभाषा बदल गई, निवेश 20 करोड़ और कारोबार 100 करोड़। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये पहला वाला ये गलत हो गया। दूसरा क्या, सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई उद्यम को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आहत हैं, तो ये सही है। ठीक है, ये सही हो गया। इसका आंसर होगा केवल 2, और ये सबूत बगल में रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये सीबीडीसी के बारे में, यानी ई रूपी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था और डिटेल यहाँ ये वीडियो भी है, पुराना वीडियो है जो मैंने बताया था डिटेल में, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको टकरा रहे हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों है, तो यहाँ पर सी होगा इसका 1 और 2 दोनों। मतलब कि डिजिटल करेंसी जो है ना, सीबीडीसी ई रूपी, उसका भुगतान जो है ना वो यूएस डॉलर या दूसरे बिना डिजिटल मुद्रा के, मतलब उन सब प्रणालियों का उपयोग किए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है जो बताया था मैंने। और कोई भी डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंधित, जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो ये भी सही है जो यहाँ डिटेल बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स के। ये सब समझना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। ओके, तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ही हूँ, आपके लिए तमाम तैयारी हो जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो ये सारे देश हैं और इसके बारे में एक पूछा गया है कि किन देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा से साझा होती हैं यानी लगती हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? 2 हैं, हंगरी है और रोमानिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। और इस वीडियो के माध्यम से जब यूक्रेन का मामला आया, और बार बार मैंने आपको बताया कि मैप के थ्रू है कि कौन से देश कहाँ पर किसकी सीमा लगती है, ये सब, तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है और ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि होता है 7 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें क्या पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये ठीक बात है। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये दोनों कथन जो है ना वो सही है। तो इसमें क्या होगा, ए यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसकी व्याख्या ये कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और इसका डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताया था। शानदार, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है बाकी सब वो अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, और यहाँ करंट अफेयर्स में जियोग्राफी भी आपका कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब क्या है, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो कोड में मतलब ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कुछ संशोधन हुआ था, उस दौरान मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि ध्वज को लेकर क्या क्या नियम हैं, क्या चीज़ें हैं, और इस सब PDF में भी मैंने आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक क्या कह रहा है ये, 1 नंबर की राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक वो होना चाहिए 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर, ठीक है, इंटू, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ध्वज की दूसरी है, ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये
डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है इस वीडियो के अनुसार। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान दिवस को लेकर क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है क्वेश्चन, तो देखिए इसके बारे में विचार करें क्या है। तो कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो देखिए ये तो पहले ही हो गया था, इससे भी पहले हो गया था। तो ये वाला कथन सही है, कथन 1, और कथन 2 जो है ना वो गलत हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये सी वाला आंसर सही होगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, जो कि मैंने यहाँ डिटेल में बताया हुआ था आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन है और ये कहना ये है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो पहला कथन है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने पूरा आपको बताया था कि निर्यात वगैरह को लेकर और PLI को लेकर, तो ये तो गलत है। एक्चुअल में 3.5% है। पूरी दुनिया में जो वैश्विक निर्यात होता है उसमें अगर भारत की हिस्सेदारी देखेंगे वस्तुओं के, वो उसमें हो गया। कथन 2 ये कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसका लाभ उठाया। तो यहाँ मैं डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में। तो उसका लाभ उठाया है, ये सही बात है। तो कथन 2 जो है ना वो सही है। तो 1 गलत और 2 सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है डी, ये सही है जो यहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 क्वेश्चन नंबर। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से किस देश के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली, जैसे इंडिया के पास है नाविक नाम से। तो इनमें से कौन है, इनमें से एक है ये जापान, जापान के पास है। ठीक है, तो इसका सीधा सपाट आंसर होगा डी। और इसके दौरान जब मैंने ये नाविक के बारे में बताया था और जब इसरो के द्वारा उसके लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, उसी समय मैंने सब कुछ बताया था आपको कि किन किन देशों में क्या है नेविगेशन प्रणाली। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये 38 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। ओके, एक तो ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है और दूसरी चर्चा हो रही है अग्नि 5 की। तो यहाँ जो अग्नि 5 जो लॉन्च हुआ था उस दौरान भी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या कह रहा है, विचार कीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर प्रधर्नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। ये गलत है। दूसरा क्या है, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधुनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको पता होगा मैंने इस वीडियो में बताया था कि अग्नि 5 जो है ना वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है जो हमने बनाया है रूस की मदद से, भारत और रूस के ज्वाइंट ये वेंचर है। ठीक है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ये तो कह रहा है ब्रह्मोस के बारे में कि इंटरकॉन्टिनेंटल और ये अग्नि के बारे में कह रहा है क्रूज मिसाइल। तो यहाँ दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, न तो 1 न ही 2। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। अब आगे ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्या, और ये मैंने आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जो मितानी हाँ कार जो लॉन्च हुई थी उसके बारे में कि कैसे ये हाइड्रोजन के जरिए चलता है, और वही उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है, इसमें कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन ये है कि आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही है। और ये तीसरा है, इसे वाहन
चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है जो इस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि तीनों सही है। तो यहाँ तीनों का ये सी है, तीनों सही। ओके, मज़ा आ गया है क्वेश्चन देखकर। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ ना, डिटेल जो बताता हूँ, उन सब से क्वेश्चन बहुत सारे अंदर से आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये 43 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें से युग्मों में से विचार कीजिए। अब ये क्या कर रहा है, उत्तरी किबू और इटूरी। तो ये कह रहा है क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध के मामले में है? तो नहीं, ये भी गलत है। नागोर्नो कराबाख, ये मोजाम्बिक का उपलब्ध, ये भी गलत है। खैरसोन और जोपर्जिया, इजराइल और लेबनान के बीच में विवाद, ये भी गलत है। ठीक है, खैरसोन और जोपर्जिया जो है ना वो यूक्रेन में है। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह। तो आर्मेनिया और अजरबैजान, उसका जो जहाँ पर विवाद चल रहा है उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बताया था। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों, ये जो बताया गया है ये सब तीनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल ने, कथन एक है, इजराइल ने अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, तो सही बात है। ये आप देख रहे हैं कि इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और कई सारे और अरब देशों के बीच में ऐतिहासिक राजनयिक समझौता हुआ था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन ये कहता है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये फोटो भी देख रहे हैं, अमेरिका के मध्यस्थता के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ था। तो ये गलत हो जाता है इस वीडियो के अकॉर्डिंगली, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सही है कथन एक, और कथन दो जो है वो गलत है। तो इसमें से ढूंढना होगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ये वाला सी जो है ना वो सही आंसर होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें मैंने बताया था कि 4 साल की अवधि के दौरान जो शानदार खेल हुए हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद। दूसरा क्या है, अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल के उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो नहीं, ये तो गलत होगा क्योंकि जीवन काल के उपलब्धियों के लिए ये नहीं दिया जाता है, उस वक्त जो खेल है उसके लिए दिया जाता है, कुछ वक्त के लिए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद देखिए ये उस प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों की टीमों को प्रशिक्षित किया है। तो जो कोच हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य, तो ये सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इसमें कह रहा है कि रिटायर होने के बाद योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो शुरुआत में दिया जाता है प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आंसर सही है, 1 और ये 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही है, इनमें से कितने सही हैं। तो 2 सही हैं, ये और ये वाला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये 46 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। ये चेस ओलंपियाड जो हुआ था उस पर मैंने विशेष वीडियो भी बनाया था और उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। बिल्कुल, चेन्नई में हुआ था पहली बार इंडिया में। दूसरा क्या है, दूसरा है इसका अधिकृत शुभंकर थम्बी नाम दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा जो ना ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है, नहीं। महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है, नहीं। ये दोनों गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 सही है, यानी इसमें तो पूछा गया कि कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन ये सही हो गए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन ये हुए बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये फिर ये जो ना मैप समझेंगे तो ही आप बता पाएंगे, या फिर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या है, समाचारों में
उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में ये अवस्थित है। अब ये डोनबास के बारे में आ गया। यहाँ मैं आपको बता रहा था कि डोनबास जो है कौन सा इलाका है, ये इतना बड़ा इलाका है जो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। काचिन, ये डोनबास कह रहा है कि सीरिया में है, तो बिल्कुल नहीं है, ये तो यूक्रेन में है। काचिन वो कह रहा है इथियोपिया पे है, वो भी नहीं है। टिग्रे कह रहा है उत्तरी यमन में, ये भी नहीं है। तो क्या है, तीनों जो है ना वो गलत हो जाते हैं। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला, और ये तख्ता पलट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है इन देशों ने, और इन देशों से संबंधित है कौन कौन? चाड, गिनी, माली और सूडान। तो सूडान के बारे में, जब सूडान में अभी जो पूरा हंगामा हुआ है, वहाँ जो लड़ाई हुई है सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में, तो उस दौरान मैंने बताया था कि वहाँ भी सेना ने तख्ता पलट किया था, और इन सब देशों में जो है तख्ता पलट हो चुका है। तो इसका आंसर सिंपल होगा, सफल तख्ता पलट के लिए, ठीक है। कू हुआ था, वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 50 नंबर क्वेश्चन है, 50वां, और ये G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया था। जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी, तो उस समय G20 के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, और ये सब PDF बुक में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 कि G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के तौर पे की गई थी। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जब स्थापना की गई थी उस समय हालात ऐसे थे कि इन सबको बैठना पड़ा था वित्त मंत्रियों को, और फिर ये चर्चा करनी पड़ी थी। दूसरा क्या है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। देखिए भारत की कई सारी प्राथमिकता है, उनमें से बिल्कुल सही है, ये भी है। तो इसका आंसर मतलब कथन 1 और कथन 2 जो है ना, वो दोनों सही हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, तो यहाँ पर ये सी हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कोविड महामारी के बाद हाल के विगत कालों में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। तो जब ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी उस समय उसके बारे में मैं बता रहा था, इसकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, क्यों बढ़ाना पड़ता है, महंगाई से कैसे लड़ता है, तो उसके बारे में ये बताया था। दूसरा कथन क्या है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक ये मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। मतलब मौद्रिक नीति के तहत जो फैसला लेते हैं, मौद्रिक नीति के तहत ही ब्याज दर बढ़ाने और घटाने का फैसला किया जाता है। तो उसके जरिए ब्याज दर बढ़ाने से क्या है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सही है, ये भी सही है, और ये 2 भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा इसका। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ व्याख्या भी हो रही है। ओके, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन आया, शानदार टकराया। और यहाँ देखिए ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन बाजार के बारे में, कार्बन ट्रेडिंग। यहाँ पर मैं कार्बन ट्रेडिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे कार्बन ट्रेडिंग ये जो होती है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। कथन 1 क्या कर रहा है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे हाँ ऐसा है कि कार्बन ट्रेडिंग मतलब अगर कोई ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है तो वो मतलब किसी जो कम उत्सर्जन कर रहा है उसको कार्बन बेच सकता है, कार्बन ट्रेड कर सकता है, उससे उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो पूरा इंडस्ट्री है, जो कंपनी काम करेगी और जो सरकारें काम करेंगी, तो उसके बारे में है। दूसरा कथन क्या है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। ऐसा नहीं है, तो ये हो जाता है क्या, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1 सही है और 2 गलत है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये वाला कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला भी क्वेश्चन ले लेते हैं करंट फोर्स का, ठीक है। ये क्या रहा है,
कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत सरकार काले तिल यानी नाइजर, तो उसके बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। तो देखिए, ये राम तिल को ही काला तिल कहते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? काले तिल की खेती खरीफ फसलों के रूप में की जाती है, तो बिल्कुल खरीफ फसलों के रूप में की जाती है, यह मैं बता रहा हूँ, ये भी सही है। तीसरा क्या है? भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों के तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, ये भी मैं बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है ट्रिक देखिए, कुछ जनजातीय लोग, तो बिल्कुल हो सकता है कुछ जनजातीय लोग करते हैं, और यहाँ मैं बताया भी मैंने कुछ जनजातीय लोग इसका सेवन करते हैं। तो क्या तीनों सही हो गया? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों सही है, ठीक है। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन आए ना, मतलब 26 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें से 22 क्वेश्चन जो सीधे के सीधे मुझे मतलब आपको सबूत भी मैंने दिखा दिए। तो अब इससे बेहतर और क्या चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? तमाम स्टूडेंट जो है ना वो सब बधाई दे रहे हैं, और मैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि शानदार आपका एग्जामिनेशन गया, करंट अफेयर्स तो शानदार गया। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जाती है। डेली का जो वीडियो है उसे ध्यान से देखिए, और एक मेंबरशिप प्लान भी है, तो आप इसे ले भी सकते हैं, और इसके जरिए आपको 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पिछले साल के भी ले सकते हैं आप इसी के जरिए। और साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए, तमाम एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ हैं। तो बहुत सारे हज़ारों लोगों ने लिया हुआ है, स्टूडेंट ने, और उन सब के बहुत काम आया है इस एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। तो तमाम जो कोई भी आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो आप बिल्कुल शानदार ढंग से यहाँ आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आँख मूंद कर यहाँ से, ओके। इससे पहले UP PSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको शानदार क्वेश्चन आए। उससे पहले BPSC का क्वेश्चन आया था, BPSC एग्ज़ामिनेशन में शानदार टकराए थे। और यहाँ अब UPSC, पिछले साल भी UPSC में हमारे क्वेश्चन खूब टकराए, ओके। तो मज़ा आ गया दोस्तों। जिन लोगों ने ये एग्ज़ामिनेशन दिया है, अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी का कैसा फल मिला आपको यहाँ से। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, आपके काम तो आएगा ही, और दोस्तों को भी काम आ जाए तो बहुत बेहतर है। और पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। बाय।